अंटार्कटिका के इस खराब मौसम में जोसेफ मैन्स के अभियान का ये 9वां दिन है। वो एक मिस्टीरियस जीव के ट्रैक्स को फॉलो कर रहा है, एक विशाल अनोमलस बीस्ट जिसे स्नोई वेस्ट में देखा गया था। जब वो ट्रैक्स को फॉलो कर रहा होता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। ये तो उसका अपना टेंट है, लेकिन वो इस टेंट से निकलने के बाद कई दिनों से चल रहा था। कुछ घंटों बाद वो यहाँ वापस कैसे आ सकता है? समय और फासला ऐसा लगता है कि जैसे खत्म ही हो गया हो। शायद वो ट्रैक्स को लेकर कंफ्यूज था, या फिर हो सकता है वो किसी चीज का पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। या ये भी हो सकता है कि वो हर चीज के बारे में गलत था। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-2764 है, जिसे द एल्ड्रिच एंटार्क्टिक के नाम से भी जाना जाता है। SCP-2764 एक विशाल बायोलॉजिकल एंटिटी है जो 380 मीटर से अधिक लंबा और जिसका वजन 150,000 मैट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। इसके पास लगभग 80 टेंटिकल जैसे हाथ हैं, जिनका उपयोग ये चलने और चीजें पकड़ने के लिए करता है। इसके सर पर 4 आंखें भी हैं। SCP-2764 कई अनोमलस प्रॉपर्टीज रखता है, जिसमें इंसानों के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी भी है। हालांकि किस भाषा का उपयोग किया जाएगा, इसका आधार उस व्यक्ति पर है जो उसके मैसेजेस रिसीव कर रहा होता है। दिलचस्प बात यह है कि कम्युनिकेशन केवल वन वे प्रतीत होती है, क्योंकि उसने कभी ये जाहिर नहीं किया कि वो वापस कम्युनिकेट किए गए किसी भी प्रयास को समझता है। इसकी फिजिकल स्टेट भी काफी अनोमलस पाई गई है। इसका आकार सामान्य यूक्लिडियन ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि SCP-2764 देखने वालों के आधार पर कि वो उनसे कितना दूर है, कई गुना बड़ा या छोटा दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है इस जीव से एक क्रिटिकल जोन लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सर्कल में चारों ओर फैली है। जैसे ही आप जीव से दूर जाते हैं और इस लाइन तक पहुंचते हैं, SCP-2764 वास्तव में बड़ा होता प्रतीत होता है, और जब इस क्रिटिकल जोन को पार किया जाता है तो इस बिंदु पर आप जितना आगे जाते हैं तो ये उतना ही छोटा होना शुरू हो जाता है। इसके शरीर में और भी कई अजीब प्रॉपर्टीज हैं। इसके टेंटिकल्स जैसे हाथ तेजी से शरीर के चारों ओर रैंडम इंटरवल्स के दौरान ट्रांसलोकेट होते हैं, और ये इतनी तेजी से अपनी पोजीशंस को बदलते हैं जिससे ये अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि वास्तव में इसके पास कितने टेंटिकल्स थे। लेकिन शायद सबसे अजीब बात ये नहीं है कि जीव केवल फिजिकल्स के नियमों को तोड़ते हुए अपने हाथ शरीर के चारों ओर घुमा सकता है, बल्कि SCP-2764 पूरे का पूरा ही अजीब है। ये अपने आप को अलग अलग स्थानों पर फ्लिकर करते हुए रिलोकेट करता देखा गया है, जैसे ये मरने के बाद जीवित और फिर मर रहा हो। ऐसे प्रतीत होता है कि जीव रैंडम इंटरवल्स में एक नई जगह पर अपीयर होता है, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला है कि ये किन नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि इसको 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं देखा गया है उस स्थान से जहां ये पहले दिखाई दिया गया था, और ये हमेशा 48 घंटों के अंदर अपने असल स्थान पर पहुंच जाता है। SCP-2764 की खोज पहली बार एक सिविलियन टीम ने की थी जो अंटार्कटिक लैंडस्केप्स का सर्वे कर रही थी। टीम ने जीव को देखा और इसकी स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज, जिसमें इसका विशेष रूप भी शामिल था, देखकर तुरंत चिंतित हो गई। वो अपने होम बेस पर लौट आए और जो भी देखा वो सब अपने कुलीग को बताया, जो वास्तव में SCP फाउंडेशन की ओर से अंटार्कटिक में होने वाली अनोमलस एक्टिविटी का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रिसर्चर था। इस रिसर्चर ने अपने सुपीरियर्स को मैसेज भेजा, जिन्होंने मोबाइल टास्क फोर्स एटा 5 को एक्टिवेट किया, जिन्हें यैगर बॉम्बर्स भी कहा जाता है। SCP-2764 के चारों ओर एक पेरीमीटर सेट करने से पहले एटा 5 ने सर्वे टीम और किसी दूसरे सिविलियन से पूछताछ की। वास्तव में उन्होंने सीखा कि उनका सेट किया हुआ पेरीमीटर जीव से बहुत करीब था। अपनी इन्वेस्टिगेशन लॉग्स में MTF एटा 5 कमांडर जोसेफ मैन ने नोट किया कि उसने तुरंत स्ट्रेंज अनोमलस इफेक्ट्स का अनुभव किया था, जैसे उसका जीव के करीब जाने से जीव का आकार छोटा हो जाना और उन अजीब आवाजों का उसके सर में आना। उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी, और इससे पहले कि SCP फाउंडेशन के बाकी साइंटिस्ट और गार्ड्स इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे, वो अपनी एक अलग रिसर्च करने का फैसला कर चुका था। मैन ने कुछ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जो खुद अनोमली को लेकर क्यूरियस थे और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के अभियान पर निकल पड़े। जैसे कि उन्होंने पहले अनुभव किया था कि जितना अधिक वो जीव की ओर चलते हैं उतना ही वो आकार में छोटा होता जाता है,
उन्होंने बर्फ पर अजीब पैरों के निशानों को भी नोट किया। पहले तो ये किसी इंसान के पैरों के निशान जैसे दिख रहे थे, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि एक स्क्विड खुद को जमीन पर खींचता हुआ बर्फ में से अपना रास्ता बना कर गया था। कई दिनों के बाद पूरी टीम कुछ आवाजें सुन पा रही थी। उनको ये रियलाइज हुआ कि वो अपना टिश्यू एनालाइजर पिछले टेंट में छोड़ आए थे और उसे हासिल करने के लिए वापस जाना होगा। जैसे ही वो जीव से दूर चलने लगे, उन्हें उम्मीद थी कि ये अब आकार में बड़ा होने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उसी आकार में रहा। या तो अनोमली के बारे में कुछ बदल गया था या फिर SCP-2764 उनकी ओर बढ़ रहा था। टिश्यू एनालाइजर को हासिल करने के बाद उन्होंने फिर से जीव की ओर बढ़ना शुरू किया। कमांडर मैन जो आवाजें सुन रहा था, अब वो उनको समझ पा रहा था और कुछ शब्द जैसे सुनो और बैक उसकी समझ में आ रहे थे। समय के बारे में उनकी परसेप्शन भी प्रभावित हुई। समय या तो रुक गया था या फिर पलक झपकते साथ ही घंटे बीत रहे थे। वो जो आवाज सुन रहा था वो और क्लियर होने लगी और उसमें मैसेज था, टर्न बैक। मैन मजबूर था, यहाँ तक कि अंटार्कटिक की एक्सट्रीम ठंड के कारण भी उस पर बर्फ का वजन बढ़ रहा था। लेकिन तब SCP-2764 अचानक गायब हो गया, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, और टीम के पास बर्फ पर अजीब टेंटिकल जैसे ट्रैक्स को फॉलो करने के अलावा ये उम्मीद करते हुए कि ये उनको जीव की ओर ले जाएंगे, कोई और रास्ता नहीं बचा था। ट्रैक्स उनको वापस उसी पुराने टेंट तक ले जाते हैं जहां उन्होंने टिश्यू एनालाइजर को छोड़ दिया था, जो कि समय और दूरी के आधार पर असंभव था। तभी कमांडर मैन को एहसास हुआ कि वो गलत था। वो पीछा नहीं कर रहे थे, यदि उनका पीछा हो रहा था। वो आगे की तरफ ट्रैक्स फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि ये पीछे की तरफ के ट्रैक्स थे जहां वो पहले थे। इससे भी बुरा ये था कि उसने महसूस किया कि उसकी टीम गायब हो चुकी थी और वो बिल्कुल अकेला था। कमांडर मैन ने बिना दिशा के चलना जारी रखा और उसने SCP-2764 को फिर से देखा। ये उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और साथ अपनी दूरी भी बनाए हुए था। लेकिन मैन तेजी से जीव की ओर बढ़ा और एनालिसिस करने के लिए उसके मांस का एक टुकड़ा काट लिया। जब उसने इसको एनालाइजर में रखा तो कुछ अजीब हुआ। मशीन ने 0 नंबर प्रदर्शित किया, जो कि इंसानी टिश्यू की रीडिंग थी। इस अजीब रिजल्ट के एनालिसिस के लिए फाउंडेशन रिसर्चर्स द्वारा और रिसर्च की जरूरत थी, जिनको अब जांच संभालने के लिए पहुंच जाना चाहिए था, ताकि मैन अपने घर की ओर चलना शुरू कर दे। उसने देखा तो कुछ दूर शायद उसकी टीम के सदस्य थे और उसने अनुमान लगाया कि वो उसको बचाने के मिशन पर होंगे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अनोमलीज ने उसे करीब जाने से रोके रखा। ऐसा लगता था जैसे कुछ फीट दूरी पार करने के लिए उसे पूरा दिन लग जाएगा। उसने अनुमान लगाया कि उसके साथियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा जैसे उसके साथ हुआ है, और वो कभी पास नहीं आ पाएंगे। एक बिंदु पर वो ये भी देख सकता था कि वो रुके और वापस पुराने कैंप साइट की ओर लौटने के लिए मुड़ गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो पूरी तरह गायब हो गए, केवल इसलिए कि और करीब आ सकें। कमांडर मैन को अब सुनिश्चित हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। उसने अब एक अकेले रेस्क्यूअर से संपर्क करने की कोशिश की कि वो उसको वापस चले जाने का कह सके, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कह सके, वो उसकी ओर चाकू लेकर लपका और उसकी पीठ से मांस का टुकड़ा काट लिया। इस बिंदु पर कमांडर मैन को आखिर समझ आना शुरू हो जाता है। वो अपने रेस्क्यू के लिए आने वाली टीम को नहीं देख रहा था, बल्कि खुद को देख रहा था। वो जीव की ओर तो चल ही रहा था, यदि उसी समय वो हमेशा से खुद भी वो ही जीव था। कमांडर मैन एक टाइम लूप में फंस गया था, जहां वो मॉन्स्ट्रस SCP-2764 में अपने आप को बदलता हुआ देख रहा था, और फिर हर बार ही खुद को देखना उसका नसीब बन गया था। जो आवाजें वो सुन रहा था कि वापस चले जाओ, वो उसी की थीं, वही चेतावनी जिसे वो हमेशा अनदेखा कर देता था। SCP-2764 को कैटर क्लासिफाइड कर दिया गया है और अभी ये अंटार्कटिका के एक क्लासिफाइड स्थान में स्थित है। ऑब्जेक्ट के चारों ओर 150 किलोमीटर का रेडियस एस्टैब्लिश किया गया है, जिसकी निगरानी के लिए हर समय मोबाइल टास्क फोर्स ETA 5 मौजूद होती है। कोई भी नागरिक जो 150 किलोमीटर के रेडियस में एक्सीडेंटली या SCP-2764 के आबादी वाले एरिया में नजर आने के कारण संपर्क कर लेता है, तो उसे क्लास A एमनेस्टिक दिया गया है, और किसी भी नागरिक को इस घटना का पता चलता है तो उसे क्लास B एमनेस्टिक दिया जाएगा। कोई नागरिक या फाउंडेशन एम्प्लॉय SCP-2764 के 30 किलोमीटर के रेडियस में आता है तो उनको हिरासत में ले लिया जाएगा
और पूछताछ की जाएगी। उनकी साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स के आधार पर उनको या तो क्लास ए एमनेस्टिक दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। अब जाइए और डॉक्टर बॉब की दूसरी फाइल वीडियोस भी देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम SCP फाउंडेशन के और अधिक से अधिक केसेस लाने वाले हैं।